students, today I'll discuss about data organization and data analysis. डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और डाटा एनालिसिस क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस जो है ये बायोलॉजिकल मेथड के इम्पोर्टेंट स्टेप हैं। इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड्स में जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस है। तो आगे डाटा, पहले हम बेसिकली देखते हैं डाटा होता क्या है। तो डाटा है, ये डाटा जो है एक इन्फॉर्मेशन है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? नेम्स हो गया, डेट्स, वैल्यूज़। तो इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी जो होगी डाटा होगी। अब ये जो हम इंफॉर्मेशन है वो हम लेते कैसे हैं? जो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमारी क्या बेसिकली होगी, वो डाटा होगी। डाटा क्या है? डाटा एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारी जो होती है वो डाटा होती है। और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नेम्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वैल्यूज़ हो गए, डेट्स होगी, तो ये इस किस्म की फॉर्म्स में हो सकती हैं। नेक्स्ट है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? अब जो बायोलॉजिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने जब एक हाइपोथेसिस बनानी होती है, उसे फॉर्मुलेट करना होता है, उसे टेस्ट करना होता है, तो वो सब जो प्रोसीजर करने से पहले उनके पास डाटा होना लाजमी है। डाटा होगा तो फिर आगे हाइपोथेसिस बनेगी। तो डाटा को फॉर्मुलेट करने के लिए, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसे टेस्ट करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, तो वो डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, डाटा को पहले उन्होंने कलेक्ट करना है, उसे एक तरतीब देनी है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे और फिर फर्दर उसे टेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब जो है हमने ये देखना है कि जो डाटा है वो कौन कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं। डाटा की कौन कौन सी फॉर्म है जिसमें उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब जो उसमें पहली जो है वो क्या है, ग्राफिक्स। डाटा को है ग्राफ्स की फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, टेबल्स बना के भी, फ्लो चार्ट, मैप्स, डायग्राम्स, मीन्स के डाटा को इन सब फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये डिपेंड करते हैं डाटा की क्वालिटी पर, डाटा की फॉर्म पे, कि उसे किस फॉर्म में उसे ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, कि उसे ग्राफ्स बना के रखा जाए, उसे टेबल्स बना के रखा जाए, उसे फ्लो चार्ट में, मैप्स में या डायग्राम्स में। तो ये डाटा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि डाटा किस टाइप का है। ठीक हो गया। डाटा एनालिसिस। डाटा को ऑर्गेनाइज तो कर लिया, अब डाटा की एनालिसिस कैसे करनी है। जब हाइपोथेसिस जब बनाई जाती है तो उसे प्रूव या डिसप्रूव करने के दौरान में डाटा का एनालिसिस करना, डाटा को एनालाइज करना भी लाजमी होते हैं। ठीक है, जब एक हाइपोथेसिस बनी है तो हाइपोथेसिस को यहाँ पे तो वो रॉन्ग होगी या फिर वो राइट होगी, रॉन्ग होगी या करेक्ट होगी, तो उसे प्रूव या डिसप्रूव करने के दौरान फिर डाटा का एनालिसिस करना, डाटा को एनालाइज करना जो होता है वो लाजमी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डाटा को एनालाइज करने के 2 मेथड्स हैं, रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, ये 2 मेथड्स हैं डाटा को एनालाइज करने के। अब हम फर्स्ट में देखते हैं कि रेशो क्या होती है। पहले रेशो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के दरमियान में जब कोई रिलेशनशिप होता है तो उन्हें रिलेट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, उसकी रेशो होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और बी, ये 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये फर्स्ट करें 2 क्वांटिटीज़ हैं या 2 नंबर्स हैं, तो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, वो उसकी रेशो होगी। ठीक है, तो इन दोनों ये नंबर्स को, इनको अल्फ़ाबेट्स को हम रिलेट कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे या हम कोलन का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम इन दोनों नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप करवाएंगे जो कि उसकी क्या होगी, रेशो होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 50 मलेरियल पेशेंट्स हैं और 150 जो हैं हेल्थी नॉर्मल पर्सन है, मीन्स के 50 मलेरियल पेशेंट जिन्हें कि मलेरिया हुआ है और 150 जो है ऐसे पर्सन है जिन्हें मलेरिया नहीं हुआ, तो इनके दरमियान में जो रेशो होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इनकी रेशो को हम जैसे डिवाइड का साइन लिखा है तो इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 150 को डिवाइड करें 50 से तो इसमें क्या 3 आंसर आएगा। तो इस तरह इसका क्या रेशो बनेगी, 1:3। इसकी रेशो क्या बनती है, 1:3। तो इसको आप कोलन से भी कर सकते हैं और इसको आप डिवाइड का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशो बेसिकली क्या है, 2 क्वांटिटीज़ या 2 नंबर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, जैसे हम कोलन का या डिवाइड का साइन यूज़ करते हुए
ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर वो ये क्या होगा, वो उसका रेशो होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। यहाँ पे तो हमने दो नंबर्स को रिलेशनशिप करवाया था, दो नंबर्स का। अब यहाँ पे हमने दो रेशोज का करवाना है। ठीक है, दो नंबर्स का अगर हम रिलेशनशिप करवाएंगे तो हमारी रेशो होगी, अगर हम दो रेशो का करवाएंगे, दो रेशो को इक्वल करेंगे तो फिर वो हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शन। जॉइन टू इक्वल रेशोज, दो रेशोज को इक्वल करना है। ठीक है, तो फिर वो हमारा प्रोपोर्शन में आएगा, और इक्वल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, जो प्रोपोर्शन की वैल्यू है, इसको हम इस तरह से भी डबल कॉलन के साथ भी शो करवा सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास जो कॉलन में जो प्रोपोर्शन है उसमें 4 वैल्यूज हैं बेसिकली, जैसे A, B और C और D, ये 4 वैल्यूज हैं। अगर हमें इनमें से 3 वैल्यूज पता होंगी तो हम जो 4 वाली है वो उससे खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 3 वैल्यूज हमें पता है तो उनमें से जो 4 वाली वैल्यू हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, खुद निकाल लेंगे कि 4 वैल्यू कौन सी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल से इसे अंडरस्टैंड करते हैं। जो 100 हैं, 100 हेल्थी स्पैरोज हैं, और उन्हें क्या है, उन्हें इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट करवाया है। ठीक है, मतलब कि 100 जो हैं ऐसी स्पैरोज हैं जिन्हें मलेरिया नहीं है, तो ऐसे इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिनके ब्लड में या जिनके सेलिवा में प्लाज्मोडियम है, तो जब उन मॉस्किटोज ने जिनके पास प्लाज्मोडियम है उन्होंने हेल्थी स्पैरोज को कट किया है, तो कितनी स्पैरोज को जो है मलेरिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के पहले, इस क्वेश्चन के साथ में उसके एक हिंट भी दिया है कि जो बायोलॉजिस्ट है जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया है, उसने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उसने 20 स्पैरोज दी हैं और उनमें से जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से कटवाया है। ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने 20 स्पैरोज को काटा है, तो उनके काटने से मॉस्किटो के काटने से स्पैरोज को, तो उनमें से जो 14 है, सिर्फ 14 है, उनको मलेरिया हुआ था। ठीक है, मीन्स के 20 स्पैरोज थी, उनको मॉस्किटो ने काटा है, ऐसे मॉस्किटो ने जिसके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, तो उसने जब उसने उन स्पैरोज को काटा है, तो काटने के बाद उनमें से जो सिर्फ 14 है उनको मलेरिया हुआ, बाकी जो 6 है उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो इस तरह से उसने बताया कि अगर 100 स्पैरोज को कट करवाया जाए इन्फेक्टेड मॉस्किटो से तो कितना स्पैरोज को जो है मलेरिया होगा। ठीक है, तो आगे हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास अब फर्स्ट रेशो कौन सी है, 14:20। ठीक है, हमारे पास ये रेशो है जो कि बायोलॉजिस्ट ने खुद एक्सपेरिमेंट से मालूम की थी, और सेकंड रेशो हमारी क्या है, X:100। अब सेकंड रेशो जो वो है जो हमने उससे फर्स्ट रेशो के साथ कंपेयर करके हमने अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसे प्रोपोर्शन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब प्रोपोर्शन की फॉर्म में हमने लिख लिया है। हमने जैसे पहले बात की है कि जो दो क्वांटिटीज़ को जोड़ने के लिए रेशो में हम कोलन यूज़ करते हैं या डिवाइड का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कोलन लगाया, कोलन को हम आगे डिवाइड में चेंज कर देंगे, और प्रोपोर्शन में ये साइन की जगह पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे, और फिर इधर भी रेशो की जो कोलन की जगह पे हम डिवाइड का चेंज कर देंगे। ठीक है, अब 14/20 हो गया इक्वल टू X/100। तो ये दो क्वांटिटीज आ गई हैं। तो नेक्स्ट हमने इसको क्या है, क्रॉस मेथड करना है। इसको X को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है और 14 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ऐसी फॉर्म आएगी, X × 20, 14 × 100। ठीक है, तो X को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब हमने 14 को 100 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1400। ठीक हो गया। अब 1400 को, अब ये जो 20 है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम उसे इक्वल की इस साइड पर ले आएंगे तो फिर वो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1400 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 70। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ है कि 100 अगर उसने 20 में से 14 उसकी जो इन्फेक्टेड हुई थी मलेरिया से, तो अगर हम 100 में से 100 स्पैरो को मलेरिया जो मॉस्किटो है उसे कट करवाएंगे, तो मॉस्किटो से बाइट करवाने के बाद हमारे पास जो है 70 जो स्पैरोज हैं उनको सिर्फ मलेरिया होगा। ठीक है, ऐसे मॉस्किटो जिनके पास प्लाज्मोडियम था, जब उन्होंने 100 स्पैरोज को कट किया, बाइट करने के बाद उनमें से सिर्फ 70 स्पैरोज ऐसी हैं जिनको मलेरिया होगा, बाकी जो 30 हैं वो हेल्थी की हेल्थी रहेंगी, उनमें मलेरिया नहीं होगा। ठीक हो गया। मैथमेटिक्स, एन इंटेग्रल एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स क्या है, इंटेग्रल पार्ट,
लाजमी हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है साइंटिफिक प्रोसेस का मैथमेटिक्स। अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप जो हैं फॉलो किए जाते हैं। तो उनमें बहुत से स्टेप्स थे जो हमने फॉलो किए थे। पहले तो हमने डिटेक्शन की थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, फिर हमने ऑब्जर्वेशंस की, हाइपोथेसिस की, डिटेक्शंस की, एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर रिजल्ट के जो समराइजेशन की, फिर आगे उसकी पब्लिश किया। तो सब कुछ प्रोसेस जो हैं ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने किए थे। अब उनमें से उनके अलावा एक और प्रोसेस है, एक और स्टेप है जिसके ज़रिए हम जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड में एक मैथमेटिक्स का प्रोसेस भी है, मैथमेटिक्स को भी यूज़ किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जिससे हम मैथमेटिक्स की टेक्निक यूज़ करते हुए हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें क्या है, जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन इंटरेक्शन। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको हम मैथमेटिक्स की टेक्निक यूज़ करते हुए, मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम जो हम फिगर्स वगैरह से निकालते हैं, जो क्वांटिटीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो ये वो है। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो दादोशुमार से रिलेट करती है, जो शुमारियाती टेक्निक्स होती हैं, तो ये तमाम वो हैं। ठीक है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक है डाटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, डाटा को एनालाइज करने के, डाटा को तज्जिया करने के लिए जो हम कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। ओके, थैंक्स।